फूड पॉइज़निंग क्या होती है और वो कौन से ऐसे लक्षण हैं जब हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर संपर्क करना चाहिए? फूड पॉइज़निंग के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्या फूड पॉइज़निंग जानलेवा हो सकती है? आजकल हम सभी को बाहर का खाना खाने का बहुत शौक है, पर बाहर का खाना जानलेवा भी हो सकता है। अगर हमें फूड पॉइज़निंग के बारे में पता हो तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिशा, मैं एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मेरी कोशिश होती है अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बचाव के बारे में जागरूक करवाना, क्योंकि मेरा मकसद यही है और मेरा मोटो हमेशा यही है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब है बचाव हमेशा उपचार से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। तो मेरी कोशिश होती है इन वीडियोज़ के माध्यम से आपको जागरूक करने की, जहाँ आप बचाव के तरीकों के बारे में जानें, आप बीमारियों से कैसे बच सकते हैं और उनको बचाव करके आप उन बीमारियों के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनसे होने वाले जो नुकसान हैं, उससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में, इस प्रिवेंशन के सीरीज़ में आज की जो हमारी वीडियो है, वो है फूड पॉइज़निंग के बारे में। और इस वीडियो को मैंने क्यों बनाया है, बिकॉज़ आज का जो दौर है उसमें हम बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पैक फूड आइटम हैं जो हम लेते हैं, और सिर्फ हम ही नहीं खाते हैं, हम अपने बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा खिलाने लगे हैं। जैसे चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, मैगी हैं, बहुत सारे ऐसे पैक फूड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपने रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक 10 साल की बच्ची जिसका बर्थडे था, उसका उसके पेरेंट्स ने केक ऑनलाइन ऑर्डर किया था और उस बच्ची को रात में फूड पॉइज़निंग हुई। ऐसा सस्पेक्ट किया गया कि शायद उसे फूड पॉइज़निंग हुई और उसकी वजह से वो बच्ची मॉर्निंग में वो बच्ची एक्सपायर हो गई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस होना, जागरूकता होना, आपको पता होना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप अपने बच्चों को जो चीज़ खिला रहे हैं, अगर उसमें कोई ऐसी दिक्कत आती है, अगर उसमें कोई फूड पॉइज़निंग हो जाती है किसी को भी आपके घर में, आपके बच्चों को, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है और आपको जितना जल्दी हो सके अपना इलाज वहाँ पर शुरू करवाना है। तो जो आज की वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और अपने लोगों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि लोगों के अंदर भी ऐसी जागरूकता फैले और साथ ही साथ जो इंसिडेंट्स उन पेरेंट्स के साथ में हुआ है वो किसी और के साथ में ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपको ऐसी बचाव से रिलेटेड हेल्थ अपडेट्स अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को फूड पॉइज़निंग के बारे में, जिसमें हमने फूड पॉइज़निंग के कारण ये कैसे होता है, इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या-क्या हो सकते हैं, बचाव कैसे हो सकता है, इसमें क्या उपचार है, उसके बारे में बात करिए। इसके अलावा आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें हम बात करेंगे डिटेल में, इंडिविजुअली इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें होम रेमेडीज़ क्या-क्या हैं फूड पॉइज़निंग के बारे में। तो चलिए आज की वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सबसे पहले अगर हम देखें कि फूड पॉइज़निंग जो है वो कौन-कौन है जो फूड पॉइज़निंग कॉज़ करते हैं। इसमें आपके आते हैं बैक्टीरियाज़ कौन-कौन से हो सकते हैं, ई. कोलाई हो सकता है, साल्मोनेला हो सकता है, इसके अलावा स्टैफ ऑरियस नामक की बैक्टीरिया है, ये हो सकता है, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म है, ये हो सकता है। वायरसेस हैं, कुछ वायरसेस हैं जो भी इसको कॉज़ करते हैं, जिसमें रोटा वायरस हो गया, कुछ पैरासाइट्स हैं जिसमें जियार्डिया होता है, अमीबा होता है। तो इस तरीके के जो कुछ ये बैक्टीरियाज़ हैं, वायरसेस हैं, पैरासाइट्स हैं, ये सभी कारण होते हैं फूड पॉइज़निंग। इनका काम क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होता है या फिर जो अलग-अलग पैरासाइट्स हैं, ये कुछ टॉक्सिन्स बना देते हैं फूड के अंदर। जो भी खाना है, उस खाने के अंदर अपने कुछ टॉक्सिन्स हैं जो ये इनको वहाँ पे जाकर छोड़ देते हैं, और जब आप उनको खा लेते हैं, तो ये टॉक्सिन्स जो हैं ये आपकी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। तो ये इसके कारण हो गई, किसकी वजह से फूड पॉइज़निंग हो सकती है। अब हम देखें यहाँ पे कि फूड पॉइज़निंग कौन-कौन सा ऐसा खाना है जिसकी वजह से फूड पॉइज़निंग आपको हो सकती है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है, अगर आपने कोई ऐसा खाना खाया है जो अनहाइजीनिक तरीके से बना हुआ है। आज अगर हम बात करें तो हम सभी बाहर का खाना बहुत मात्रा में खाते हैं, इनफैक्ट अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। तो जब आप बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपकी प्रेफ़रेंस हाइजीन भी होनी चाहिए। अगर हम हाइजीन पे फ़ोकस नहीं करते हैं, अगर खाना अनहाइजीन तरीके से बनाया गया है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो आपको फूड पॉइज़निंग कॉज़ कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आपका अनकुक्ड फूड। अनकुक्ड फूड का मतलब है जिस खाना को हमने कच्चा खाना खाया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कई लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, अगर वो मीट खाते हैं और मीट को अगर आपने अच्छे तरीके से उसको पकाया नहीं है और वो किसी भी तरीके से रॉ रह गया है, कच्चा रह गया है, उसको खाने से भी फूड पॉइज़निंग हो सकती है। दूसरा, अगर हम सैलेड्स खाते हैं, आपने देखा होगा जब आजकल लोग बड़ी-बड़ी आजकल जब लोग मैरिज में जाते हैं तो वहाँ पे सैलेड्स होता है। अब कई बार ऐसा होता है वो सैलेड जो है वो बहुत पहले से कटा हुआ रखा हुआ है, वो मॉर्निंग का
कटा हुआ रखा है उसको आप शाम को अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं उस सैलेड को, तो उस सैलेड के अंदर भी वो बैक्टीरियाज़ हो सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम एक हेल्दी चीज़ खा रहे हैं जो है सैलेड है, बट इन रियलिटी में आपके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर आप उसको कच्चे खाने को खा रहे हैं, कच्चा सैलेड आप खा रहे हैं। इसके अलावा हम देखें तो जितनी हमारी कैन्ड फूड आते हैं, कैन्ड फूड का मतलब जो पैकेज फूड आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं पैकेज फूड में। आप देखें आज के समय बच्चों को हम चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं, मैगी है, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो पैक उसमें फॉर्म में आते हैं। तो जब भी आप बच्चों को आप पैक आइटम देते हैं, आप खुद भी अगर ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर इनकी डेट ऑफ एक्सपायरी पढ़ना ना भूलें, क्योंकि इनके थ्रू भी इसमें भी ये बैक्टीरिया डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा केक्स हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गए, जो ब्रेड्स हैं, सैंडविचेज़ हैं, के अंदर भी बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है। स्पेशली जब समर्स आते हैं, समर्स के केस में ये बैक्टीरिया की जो डेवलपमेंट होती है, ये बहुत फ़ास्ट हो जाती है, तो वहाँ चीज़ें ख़राब होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस केस में आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए जब हम समर्स में स्पेशली बात करते हैं गर्मियों के दौरान। तो ये तो सारे कारण हो गए कि इन सारी चीज़ों को खाने से आपको फूड पॉइज़निंग हो सकती है अगर आपने इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया। तो अब हम बात करें इसकी इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि फूड पॉइज़निंग कब स्टार्ट होती है। अगर आपने कोई खाना खाया तो आपको कब आपके उसके लक्षण आना स्टार्ट हो जाएँगे? तो इसका आंसर है, देखिए, इसका जो फूड पॉइज़निंग के जो लक्षण होते हैं, ये तो आधे घंटे से लेकर 3 से 4 दिन के अंदर-अंदर इसके सिम्पटम्स आपको आ सकते हैं। मतलब इसके लक्षण जो दिखाई देंगे, वो आपने कोई खाना खाया, उस खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद से लेकर 3 से 4 दिन तक आपको इसके लक्षण आना शुरू हो सकते हैं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कुछ लक्षण है वो आधे घंटे में आएँगे या वो आपको 2 दिन बाद आएगा या 4 दिन बाद आएगा, ये डिपेंड करता है आपको किस टाइप के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। जैसे मैंने अलग-अलग यहाँ पे टाइप बताया था, तो बैक्टीरिया से हुआ है, वायरस से हुआ है या किसी पैरासाइट से हुआ है, तो यहाँ सबका अलग-अलग टाइम पीरियड होता है, तो उसके हिसाब से ही जिसकी भी आपको इन्फेक्शन हुई है, उस इन्फेक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे लक्षण आना स्टार्ट हो जाएँगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़रूरी यहाँ पर ये है, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपको जब इसके लक्षण आएँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लक्षण फूड पॉइज़निंग के हैं और हमें तुरंत इसका उपचार लेना है और हमें कब डॉक्टर के पास जाना है इन लक्षणों के लिए, और हम इसके लिए कैसे इससे अब हमें इससे बचाव कैसे करना है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या-क्या लक्षण हैं जो आपको आ सकते हैं, और वो चलिए इसके सिम्पटम्स की अगर हम बात करें, वो कौन-कौन से लक्षण हैं जो आपको फूड पॉइज़निंग के अंदर आ सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर डायरिया। डायरिया का मतलब है पेशेंट को दस्त होना। दस्त आपको आधे घंटे में शुरू हो सकते हैं और ये दस्त आपको 2 से 3 दिन तक रह सकते हैं। ये अलग-अलग बैक्टीरिया पे डिपेंड करेगा। दूसरा है यहाँ पर है आपको जी मचलाना, जिसे हम नौज़िया बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। जी मचलाना, उबकाई आना, घबराहट होना, इसके अलावा उल्टी होना, बार-बार जितना आप कुछ भी खा रहे हैं तो वो उल्टी के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट को पेट में क्रैम्प्स आना, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आना। अगर आप पेशेंट की भाषा में बात करें तो कई लोग पेशेंट को बोलते हैं मरोड़ आ रही है पेशेंट को, या पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पेट दर्द होना। इसके अलावा पेशेंट को बुखार आना, पेशेंट को कमज़ोरी फ़ील होना, उनको थकान महसूस होना, पेशेंट को हाथ-पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाना। तो ये सारे लक्षण हैं जो मरीज़ों को आ सकते हैं जब भी उनको कोई फूड पॉइज़निंग होती है, और आप इसको ईज़िली कोरिलेट कर सकते हैं कि आपने कोई स्पेसिफ़िक चीज़ खाई होगी और ये लक्षण आपको उस खाने की चीज़ों के दौरान उसके कुछ समय के बाद ही आना आपको स्टार्ट हो जाएँगे। तो यहाँ से आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपको फूड पॉइज़निंग की तरफ इशारा कर सकता है। तो आइए बात करते हैं ऐसे वो कौन से लक्षण हैं जहाँ आपको बिल्कुल सतर्क हो जाना है अगर आपको ये लक्षण आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है, अगर आपको जो दस्त आ रही है वो 48 घंटे से ज़्यादा आ रही है और वो अभी तक भी ठीक नहीं हुई है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाना है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके दस्त में खून आना शुरू हो गया है, आपको कोई भी ब्लीडिंग नज़र आ रही है, ब्लड का कोई भी स्पॉट नज़र आ रहा है, तो भी ये एक रेड फ्लैग है, आपको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तीसरा यहाँ पे, अगर आपको बुखार आ रहा है, आपको बहुत हाई ग्रेड फ़ीवर है, 102 फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा आपको बुखार आ रहा है और वो उतर नहीं रहा बुखार, तो भी एक रेड फ्लैग साइन है, आपको जाना है। चौथी चीज़ यहाँ पर ये है, अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है, आप अगर लिक्विड खा रहे हैं, लिक्विड होने के बाद भी वो उल्टी आपकी कॉन्स्टेंटली होती जा रही है, तो उस केस में आपको जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके अलावा आपको अगर डिहाइड्रेशन के साइन आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी होना शुरू हो गई है, आपका मुँह बहुत ज़्यादा सूख रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपकी आँखें सनकन हो गई हैं, आपको ऐसे भी कोई साइन आ रहे हैं जहाँ आपको डिहाइड्रेशन महसूस होने लग गई है, तो उस केस में आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। इसके अलावा पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अनबियरेबल पेन हो रहा है, जो ठीक ही नहीं हो रहा मेडिसिन लेने के बाद भी,
तो ये सारे सारे रेड फ्लैग साइन है। आपको फिजिकली डॉक्टर के पास जाकर तुरंत कंसल्टेशन लेनी है और आपको जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स के बारे में जानना कि आपको कब यहाँ पर ये सिम्टम्स जो हैं आपके कॉम्प्लिकेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं और आपको जाकर इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना शुरू कर देना चाहिए। और आपको अगर वो एडमिट होने को बोलते हैं तो आपको एडमिट भी वहाँ पर होकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करना है। अगला अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से एज ग्रुप है जहां आपको स्पेशल ध्यान देना है फूड पॉइजनिंग के केसेस में। वो कौन कौन से लोग हैं, उसमें आती हैं आपकी गर्भवती महिलाएं, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के केस में अगर किसी गर्भवती महिला को कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो ये उसके बच्चे को भी ट्रांसफर हो सकती है। और अगर ये बैक्टीरिया बच्चे को भी इन्फेक्ट कर सकता है और अगर बच्चे के पास में ये गया है, फीटस के पास ही गया, तो महिला के केस में उसको मिसगैरेज भी हो सकता है, उसको स्टिल बर्थ भी हो सकता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है जो महिलाओं को हो सकते हैं। तो गर्भवती महिलाओं में स्पेशली ध्यान रखना है फूड पॉइजनिंग का। और इसीलिए जनरली डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं गर्भवती महिलाओं को कि वो बाहर का खाना जनरली अवॉइड करें, घर का खाना हो जो प्रॉपरली कुक किया हो वही खाना वो प्रेफर करें। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है यहाँ पर जो 65 साल के ऊपर जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम है वो पहले के से वीक हो चुका होता है, तो उनके केस में भी फूड पॉइजनिंग जो है वो कॉम्प्लिकेशन वाली स्टेज पे जा सकती है। तो उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए उनके केस में इन लक्षणों के बारे में। तीसरे आते हैं हमारे जो बच्चे हैं, जो भी 5 साल से कम के बच्चे हैं, ये बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, इनकी प्रतिरोधक क्षमता अभी उतनी डेवलप नहीं होती है। तो ये जो बच्चे हैं इन्हें भी फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए बच्चों को भी हमें हमेशा ध्यान रखना है। अगर वो कुछ भी आपको बता रहे हैं, उनको बुखार हो रहा है, उल्टी हो रही है, दस्त हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके कंसल्टेशन लेनी है। आपको स्पेस में आपको वेट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, फॉर एग्जांपल जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज की दवाइयाँ चल रही हैं, ऐसे मरीज, अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है या फिर कोई पेशेंट जिन्हें स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, तो उन केसेस में भी आपको तुरंत जाकर उपचार अपना लेना चाहिए। तो ये हमारी रिस्क फैक्टर की कैटेगरी, ये हमारी रिस्क एज ग्रुप है जहाँ पर ये हमेशा से एट रिस्क एज ग्रुप है। तो ये हमारा एट रिस्क एज ग्रुप है जो हमेशा आपको इनके केसेस में अगर कोई फूड पॉइजनिंग का केस आता है तो आपको तुरंत आकर डॉक्टर से सलाह लेनी है और अपना इलाज स्टार्ट करवाना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, क्या इसका इलाज किया जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ लक्षण आते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इलाज दिया जाता है। अगर हम सिंपल बात करें, अगर आपको माइल्ड हुआ है, माइल्ड फूड पॉइजनिंग है, तो हम उसको घर पे भी ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया, जो मैंने रेड फ्लैग साइन बताए हैं, अगर पेशेंट को नहीं है तो आप घर पे, अगर हम बात करें इसके इलाज की, इसके बारे में हमें डिटेल वीडियो भी बनाएंगे जिसमें हम डिटेल बात करेंगे क्या क्या होम रेमेडीज हैं जिसमें हम फूड पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम अगर ब्रीफ में बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट है जो जनरली दिया जाता है। उस ट्रीटमेंट में आता है आपका सबसे पहले तो पेशेंट को, बिकॉज यहाँ पे उल्टी बहुत हो रही है, दस्त बहुत हो रही है, तो पेशेंट को यहाँ पर वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो पेशेंट को जो ओआरएस का सोल्यूशन हो गया या नारियल पानी हो गया, ये सारी चीज़ें, वाटर का जो रिप्लेसमेंट जो है, वाटर का जो इम्बैलेंस हो गया है बॉडी के अंदर, इलेक्ट्रॉइड्स का इम्बैलेंस हो गया है, उसको मेंटेन किया जाता है। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो पेशेंट को ड्रिप भी चढ़ाई जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा। दूसरा यहाँ पर है पेशेंट को, जैसे अगर वॉमिटिंग हो रही है तो पेशेंट को वॉमिटिंग के लिए दवाई दी जाती है, ऑर्डेनस्टॉन मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा अगर नहीं ठीक हो रही तो और भी एंटी एमेटिक ड्रग्स होती हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेशेंट को पेट में बहुत दर्द है, तो एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स हैं जो उसको रिलीव करने के लिए पेशेंट को यहाँ पे दी जाती हैं। डायरिया को रोकने के लिए जो एंटीबायोटिक्स है वो यहाँ पे दी जाती है, मेट्रोनिडाजोल हो गया, सिप्रोफ्लॉक्स हो गया, ऐसे अदर अदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं ड्रग्स की जो यहाँ पर दी जाती हैं। अगर पेशेंट को अगर बुखार है तो पेशेंट को बुखार के लिए दवाई दी जाती है, उसको एंटीपायरेटिक दी जाती है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं, ये जो जो पेशेंट को लक्षण आ रहे हैं उस लक्षण के हिसाब से उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है। और साथ ही साथ पेशेंट को लाइट खाना खाने की एडवाइस दी जाती है, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, कोकोनट वाटर हो गया। ये यहाँ पर जब फूड पॉइजनिंग होती है तो पेशेंट की जो आंत है उसको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, इंटेस्टाइन को रिक्वायरमेंट होती है इस समय कि वो थोड़ा रेस्ट करे। तो पेशेंट को बहुत हेवी फूड जो है वो खाने के लिए मना किया जाता है। पेशेंट को इस समय कॉफ़ी हो गया, पेशेंट को अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, इसके अलावा पेशेंट को जो बहुत हाई प्रोटीन डाइट होती है, आप राजमा है, छोले हैं, पल्सेस हैं, इसके अलावा जो मीट है, नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स हैं, एग्स, ये सारी चीज़ें इस टाइम पे पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। जो लाइट खाना है वो खाने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। और ट्रीटमेंट जैसे जैसे पेशेंट के जो लक्षण आते हैं उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये फूड पॉइजनिंग के केसेस में की जाती हैं। तो आप सब लोगों को भी इस बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी लक्षण नज़र आता है फूड पॉइजनिंग का, आपने कोई खाना खाया है, आपको लग रहा है कि उसके खाने के बाद आपके पेट में कोई गड़बड़ लग रही है या आपके घर में ऐसा कोई इंसिडेंस हो रहा है,
तो आपको तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेनी है। वो जो भी आपको ट्रीटमेंट बताते हैं उसको आप लीजिए, उसको स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको फूड पॉइजनिंग को आपको कॉम्प्लिकेशन स्टेज पे लेकर नहीं जाना है। जो हमारा अल्टीमेट मोटिव यही है कि आपको जब इसका बचाव हमारे पास में है तो हमें इसको प्रिवेंशन पे ही रोक लेना है। और उससे भी ज़्यादा बेटर अच्छी बात ये है कि हम फूड पॉइजनिंग का होने का वेट ना करें। लास्ट ये तो था ट्रीटमेंट के बारे में, अब हम बात करें इसके प्रिवेंशन के बारे में, इससे बच कैसे सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको फूड पॉइजनिंग से बचना है तो जिन कारण से फूड पॉइजनिंग होता है आप उन चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर फूड पॉइजनिंग हमने बताया कि वो अनहाइजीनिक फूड से होता है, वो बहुत ही अगर आप कहीं खाना खाने जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो प्लेस हाइजीन वहाँ पे वो मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को कुछ खाना खिला रहे हैं बाहर से तो उसको प्लीज़ ऑब्जर्व करिए। अगर आप बच्चों के लिए अपने बर्थडेज पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, केक्स मंगवा रहे हैं, पेस्ट्रीज मंगवा रहे हैं, या चिप्स हैं, वेफर्स हैं, कुछ भी आप जो भी चीज़ आप मंगवा रहे हैं, सैंडविचेस हैं, तो उसको मेक श्योर करिए कि एटलीस्ट आप जो मंगवा रहे हैं वो प्रॉपर जगह है या नहीं है। उसको पहले खुद टेस्ट कर लीजिए, बिकॉज जनरली बर्थडे से बहुत सारा केक है जो बच्चों को खिलाया जाता है, और इस वजह से बच्चों के केस में वो क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा जब भी आप रॉ फूड खाते हैं तो उसको अवॉइड करिए। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो जो कच्चे सैलड्स हैं जो बाहर खुले में रखे होते हैं उनको खाना आप अवॉइड करिए। उससे बेटर आप फ्रूट ले लीजिए। फ्रूट को अगर आप लेंगे डायरेक्टली, आप फ्रूट पे उससे बेटर है आप पूरा फ्रूट ले लीजिए। आप फ्रूट को लेकर उसको वॉश करके खाइए। फ्रूट से भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप फ्रूट्स को ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको वॉश करके खाइए। तो जो भी रीजंस है जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उन सारे रीजंस को अगर अवॉइड करें, आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशन लें, तो आप फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं। और स्पेशली जब हम बच्चों की बात करते हैं, हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, हम 65 के ऊपर लोगों की बात करते हैं, तो वहाँ हमें प्रिकॉशन थोड़े से ज़्यादा लेने चाहिए। और जितना हो सके घर के फूड को ही आप प्रेफर करिए, क्योंकि घर का फूड अल्टीमेटली सबसे बेस्ट फूड होता है, बिकॉज वो हमने हमारे सामने बनाया है, उसको फ्रेश किया है। और एक लास्ट पॉइंट और है, आप अपने फूड को बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेट ना करें, क्योंकि आजकल जनरली हमारी टेंडेंसी होती है हमने फूड बनाया और उसके बाद हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया और उसके बाद हम उसको यूज़ करते रहते हैं। तो जब भी आप अपने फूड को आप रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आप उसे यूज़ कर लें। बट ऐसा नहीं है कि आपने उसको 2 दिन 3 दिन तक आपने फ्रिज में रखा हुआ है और उसके बाद आप उसको निकाल के आप उसको फिर से गर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में भी जो है वो फूड है वो खराब हो सकता है। तो यहाँ उसको ओवर रेफ्रिजरेट ना करें। तो ये था बचाव के बारे में, और आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया होगा कि फूड पॉइजनिंग एक्चुअली में क्या है, इसका बचाव क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, और आपको कब डॉक्टर से बनाना है। ये मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने डिटेल फूड पॉइजनिंग के बारे में बात करी। ये सीरीज है फूड पॉइजनिंग की। अगले आने वाली जो वीडियोज है उसमें हम इंडिविजुअली बात करेंगे अलग अलग फूड पॉइजनिंग के बारे में, कौन कौन से लक्षण है जब आपको तो डॉक्टर के पास जाना है, फूड पॉइजनिंग की होम रेमेडीज क्या क्या है, बच्चों में क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में मेरी सेपरेट वीडियोज भी आएंगी। तो उनको भी आप ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों के अंदर भी जागरूकता लाइए, ताकि जो इंसिडेंट उस बच्ची के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी रिपीट ना हो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम फूड पॉइजनिंग की बाकी जो चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।